लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। और आज का जो हमारा इवेंट होने वाला है उसमें आपको थंबनेल में दिख तो गया होगा कि आज के इवेंट में है क्या है खास। आज के इवेंट में मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपके जो बचे हुआ समय है एसएससी सीजीएल का जो आपका पेपर होने वाला है, जिसकी प्रस्तावित तारीख आपकी सितंबर और अक्टूबर की है, तो उसमें जो आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आपको एक पूरा पेपर पैटर्न भी बता देंगे जिससे आप लोग वैसे भी परिचित होंगे, वो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, पीवाईक्यू की क्या अहमियत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मॉक टेस्ट की क्या अहमियत है, वो सारा का सारा आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो समय को खराब नहीं करते हैं और आपको जानकारी देना शुरू करते हैं आज के हमारे इवेंट में क्या है आपके लिए खास। देखो, अगर बात की जाए, जल्दी जल्दी आपको बता दिया जाए, वैसे तो सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, पर अगर कोई भी ऐसा है जो अभी तक इंतजार कर रहा है आखिरी तारीख का, प्लीज मत करो, वरना फिर वेबसाइट पे दिक्कत होने लगती है और फिर आप शिकायत करते हैं कि सर हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। नोटिफिकेशन आपका 24 जून का आ गया था, एक महीना दिया गया है फॉर्म भरने के लिए 24 जुलाई तक। बात आगे की जाए, पोस्ट कितनी दी गई है इस बार? 17,000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी चीज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एसएससी में कि करीबन 15,000 वैकेंसी आएगी, पर एसएससी वालों ने खुश कर दिया, 2,000 2,500 वैकेंसी ज्यादा ही दी हैं, जिसकी उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ भी सकती हैं। तो आप ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि आगे ये पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जिसमें 0 पोस्ट आई, जैसे AA में आपको पोस्ट देखने को मिली ही नहीं इस बार। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे ये जो पोस्ट है वो आपकी बढ़ेंगी। योग्यता से आप सभी लोग परिचित होंगे कि योग्यता जो चाहिए वो आपकी क्या, ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए, और इसमें आपकी एज जो है वो 18 से लेके आपको 30 देखने को मिलती है, जो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के पैटर्न की अगर बात की जाए, पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे प्री प्लस मेंस आपको दोनों की ही जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि आपका जो अभी प्राइमा फेसी मतलब प्राइम फोकस जो होना चाहिए आपका, वो प्री पे होना चाहिए, पर आपको थोड़े से प्री का भी आइडिया मैक्सिमम, और ज्यादा बहुत थोड़ा हम कह सकते हैं कि मेंस का भी आइडिया आपको यहाँ पे एक ऊपरी एक रफ आइडिया आपको दे दिया जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम की, जो आपका सबसे पहला पेपर होता है, सबसे पहले तो याद रखें ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स कितने देखने को मिलते हैं? 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी, ठीक। प्लस क्वेश्चंस कितने हैं? 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए और जीएस, मतलब जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में सब कुछ आ जाएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं सबके, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि मार्क्स हो गए आपके 50-50, और यानी कि टोटल का टोटल आपका 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200 मार्क्स। अब सबसे पहला प्रश्न जो स्टूडेंटों के मन में आता है कि सर नंबर कितने लेके आने हैं प्री में कट ऑफ कितनी जाती है? तो मैं आपको लास्ट के 2 साल की कट ऑफ बता देता हूं, और इन दोनों ही सालों में आपको कट ऑफ में अच्छा खासा अंतर देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि प्री की कट ऑफ क्या गई थी लास्ट टाइम। तो प्री की अगर कट ऑफ की बात की जाए, सीजीएल के कट ऑफ की, तो 2023 में जब हम बात करते हैं, और 2022 की, यानी कि लास्ट के 2 साल की कट ऑफ की अगर बात करें, तो जनरल की कट ऑफ 2023 में 150, ओबीसी की 145, एससी की 126, एसटी की 118, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, उनके लिए 143 कट ऑफ गई थी। वही जब आप बात करते हो 2022 में, तो आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक अंतर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, करीबन 36 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले कट ऑफ 150 थी, 2022 में जब बात करें 2022 में, तो वो 114 गई। ओबीसी की कट ऑफ 114, एससी की कट ऑफ 89, एसटी की कट ऑफ 77, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102 देखने को मिली। अगर मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये जो कट ऑफ है इसमें अंतर इतना कैसे, तो अंतर इसलिए ऐसे क्योंकि 2023 में आपकी वैकेंसीज बहुत कम थी, और 2022 में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को आई थी, इसीलिए 2022 में आपकी कट ऑफ कम गई थी। पर फिर भी अगर आप ये मान के चलें जिस हिसाब से इस बार आपके जो भी आया है, आपकी वैकेंसी आई है, तो आप ये मान के चलें कि जनरल की कट ऑफ आपको 140 से 150 देखने को मिल सकती है, ठीक है।
140 के आसपास मान के चलें। और प्लस ये भी याद रखना कि पेपर का पैटर्न जो है, लेवल है, वो इसमें बहुत मैटर करता है। थोड़ी सी कट ऑफ अगर बढ़ती है तो आप ये मान लीजिए कि आप 135 के आसपास जनरल की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 135 से 145 वैकेंसीज जब बढ़ेंगी। अब यहीं अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में आपको जो एक प्राइम फोकस रखना है वो 4 सब्जेक्टों पे रखना है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए। 30, 45 और 25 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहां पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। रीजनिंग आपकी 90 मार्क्स की हो गई, मैथ्स 30 इंटू 3 90, इंग्लिश 135 नंबर की और जीए आपकी 75 नंबर की हो जाएगी। अब इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलता है, इसमें आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का आएगा, 60 नंबर का। पर ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। पर अगर आप इसमें क्वालिफाई भी नहीं हो पाए तो फिर आपका बाकी का पेपर ही चेक नहीं होगा। प्लस इसमें डाटा एंट्री की भी एक चीज है, वो भी आपकी क्वालिफाइंग है। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर भले ही आपका क्वालिफाइंग है, पर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपकी बाकी की जो चीजें हैं वो आपकी क्या होने वाली है, वो आपकी चेक नहीं होगी। अब बात करें अगर मेंस के कट ऑफ की, अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे पद मिले, जो अच्छे पद होते हैं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो ये जो कुछ अच्छे अच्छे पद हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पद मिले तो आपको ये तो मान के चलना ही पड़ेगा कि आपकी 390 में से 320 प्लस मार्क्स आपको अचीव करने ही करने हैं मेंस में। क्योंकि मेंस की कट ऑफ जो है वो आपकी 390 नंबर से निकलेगी, प्री तो क्वालिफाइंग हो चुका है, तो उसमें से आप ये एक्सपेक्ट करके चले कि 320 से ज़्यादा मार्क्स आपको लेके आने। अगर हम बात करें अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें हम किस तरीके से रणनीति बना सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, प्लस मन में जो प्रश्न है कि हम लोगों को कितने घंटे पढ़ना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पर यहाँ पे किसी चीज़ को अगर घंटे ज़्यादा दिए गए हैं तो वो क्यों दिए गए मैं वो भी बताऊंगा। देखो मैथ्स जो होती है उसका एक तो सिलेबस अच्छा खासा होता है, सिलेबस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस उसमें आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि वही आपका समय खाएगी। ये मत सोचना कि क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं तो हमारी तैयारी हो गई। देखो क्वेश्चंस तो निकल जाते हैं, जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो मैथ्स के पेपर भी निकाल लेगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन निकाल लेगा, पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड के मायने बहुत है। अगर आप स्पीड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। आप धीमे धीमे सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक तो आपका फोकस मैथ्स पे होना है ज़्यादा, प्लस आपका जीए पे। अब ये जीए में भी 3 घंटे इसलिए बोला गया क्योंकि जीए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको कम से कम इसमें 3 घंटे डेली बेसिस पे देने हैं। प्लस ये चीज़ मुझे हालांकि स्टार्टिंग में ही बोल दी देनी चाहिए थी, पर मैं ये ऐसे स्टूडेंटों के लिए ये जो हमारा शेड्यूल बना है वो उनके लिए बना है जो अपने सीजीएल को इस बार के 2024 को टारगेट के तौर पे ले रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उनके लिए है। ये फ्रेशर के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर कोई जीरो से शुरू कर रहा है तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि 75 डेज या जो भी आपके 70 दिन अब बचे हुए हैं उसको ध्यान में रख के ये आपका शेड्यूल आपका बनाया जा रहा है। अब अगर बात की जाए रीजनिंग की और इंग्लिश की, इसको थोड़ा सा कवर करना ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए यहाँ पे आपके जो घंटे रखे गए हैं वो कम रखे गए हैं। अब घबराना मत कि सर 10 घंटे हो गए, क्योंकि ये 10 घंटे नहीं, इसमें आप 2 घंटे और आराम से जोड़ लीजिए। क्योंकि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो क्या बताया था कि आप प्रयास ये करो कि आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट तो दीजिए, और वो मॉक टेस्ट बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में देने हैं कि जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि बिस्तर पे बैठे हुए हैं, लेट लिया फिर उसको पॉज कर लिया फिर थोड़ी देर में चालू कर लिया, नहीं। आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था आप क्वेश्चन रीजनिंग के भी सॉल्व कर लोगे, आप मैथ्स के भी सॉल्व कर लोगे। देखो जीके, जीएस और इंग्लिश में क्या होता है, अगर आता है, नहीं आता है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। पर बात आती है रीजनिंग में आपका समय जाता है और मैथ्स में समय जाता है। तो वो जो स्पीड आपकी बढ़ानी है वो स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे। तो आप डेली बेसिस पे प्रयास करें, कहीं से भी जहाँ आपको लगता है अच्छा है वहाँ पे से आप प्री का मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाना शुरू कर लो। अब मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर 10 घंटे ये हो गए और 2 घंटे वो हो गए, 12 घंटे तो यही हो गए।
अब जब बेटा 70 से 75 दिन बचे हुए हैं तो वहां पे आप घंटे नहीं देखोगे, वहां पे बस आपको आपकी मेहनत करनी है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए, क्योंकि जब सफलता मिल जाएगी तो वहां पे आपको आराम करने का भी समय मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला कि सोना नहीं है, क्योंकि जब आप 12 घंटे पढ़ोगे तो इसको भी रेस्ट चाहिए। तो आप ये मान के चले कि हाँ आपको मिनिमम 7 घंटे की नींद चाहिए। तो 12 और 7 19, अगर आप 8 घंटे के भी ले रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12 घंटे भी अगर आप अपने आप को यहाँ पे झोंक रहे हो तो 8 घंटे की, ये 7 से 8 घंटे की नींद, इस दिमाग को भी आराम की जरूरत है। अब बचे हुए जो भी 3 4 5 घंटे आपके पास बचते हैं उसमें आप बाकी चीज कर लीजिए, पर आपका प्राइम फोकस जो होना चाहिए वो आपकी होनी चाहिए क्या, कि पढ़ाई। अब पीवाईक्यू की क्या अहमियत है? पीवाईक्यू सबके, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, जीके जीएस के भी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि करीबन 50% पेपर या 40% पेपर तो रिपीट होता है। अगर आप पीवाईक्यू भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर ये समझ लो कि आप लीग से बाहर हो, ये पहले ही मान के चलो। तो पिछले 10 साल में जो भी आपके एसएससी के पेपर हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए और उनको आप लोग लगाना शुरू करिए, खासतौर से जीके जीएस के और इंग्लिश के, वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। पर आप ये नहीं कि आप मैथ छोड़ दें और रीजनिंग छोड़ दें, करने आपको सभी हैं, पर आपको जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है पीवाईक्यू, एक तो वो आपकी जीके जीएस हो गई, प्लस आपका क्या हो गया, आपके इंग्लिश हो गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप पीवाईक्यू कैसे करें, आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करें। टॉपिक वाइज जैसे कहने का मतलब है कि आपने एक बार प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, लाभ और हानि, तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपने उसको एक बार लगा लिया। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपने वो लगा लिए। अगर आपने पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ा है, फंडामेंटल राइट, तो आपने फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो आपने कवर कर लिए। तो एक बार जब आप उनको कवर कर लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैंने जब फंडामेंटल राइट पढ़े, मौलिक अधिकार 12 से 35 मैंने आर्टिकल कवर किए हैं, तो कहाँ कहाँ कैसे पूछे गए हैं उसका भी आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू की अहमियत बहुत है। प्लस रिवीजन की अगर बात करें तो आपका पेपर से पहले प्रयास आप ये करें कि 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाए। और हाँ, अगर आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास बिल्कुल समय ये बचेगा कि आप 3 से 4 बार रिवीजन भी कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पहली बार रिवीजन जब करोगे तो हो सकता है समय लगेगा, जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो समय कम लगेगा, तीसरी बार करोगे तो और कम समय लगेगा, और चौथी बार आपको हद से कम समय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप जितनी बार रिवीजन करते हैं तो आपका जो समय लगता है वो समय भी आपका क्या है, कम लगना शुरू हो जाता है। तो पहली बार जब रिवीजन करें, सुकून से करें, आराम से करें। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं फिर बार बार कि ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि 2024 को अपना टारगेट बना के बैठे और उन्होंने मेहनत कर रही होगी, पढ़ के वो बैठे होंगे, तो उनके लिए ये आपका पूरा आज का सेशन हम लोगों ने रखा है। अब जीके जीएस पे अगर मैं फोकस रखूं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि जीके जीएस की कोई गहराई तो होती नहीं है, एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई नापी तो नहीं गई, पर पिछले जो हम क्वेश्चंस उठाते हैं, पिछले 4-5 साल के पेपर पैटर्न देखते हैं, तो वहां से हम एक आइडिया लगाते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कहां कहां से आ रहे हैं। अब जीके जीएस तो चलो पहले क्या था, उसकी अहमियत इतनी नहीं थी, प्री में आता था, लोग सोचते थे कि अरे बाकी 3 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, जीके जीएस जाने दो। पर अब आप जीके जीएस जो है वो एसएससी के मेंस में भी आने लगी है। तो अब आप जब पढ़ाई करोगे तो सिर्फ प्री की ना करके आप प्री प्लस मेंस आपको दोनों ही प्रिपेयर करना है। अगर पॉलिटी आपकी प्री में आ रही है तो पॉलिटी मेंस में भी आएगी, हिस्ट्री प्री में आ रही है तो हिस्ट्री मेंस में भी आएगी। तो जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक का आप जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें आपके डांस होते हैं, त्योहार होते हैं, कौन से वाद्य यंत्र को बजाने वाले कौन से एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, ठीक है, अवार्ड्स हो गए आपके, ये सब चीजें आपके स्टैटिक में आती हैं। करंट की अगर बात करें तो करंट की भी अहमियत है, हालांकि कभी कभी कुछ ऐसी शिफ्ट भी देखने को मिली एसएससी की पिछली बार जहां पे करंट के क्वेश्चन नहीं थे, पर आप करंट को दरकिनार नहीं कर सकते। करंट में आप ये मान के चले कि आपको लास्ट के जो 12 महीने हैं, 12 महीने की करंट तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, जिसमें लास्ट के जो 6 महीने हैं उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पर आप 1 साल की तो करंट अफेयर करके जाएंगे ही जाएंगे। अब जो बाकी आपके सब्जेक्ट बचते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें आप ये मान के चलें कि 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को 25 में से देखने को मिल ही जाएंगे। अब इसमें एक छोटा छोटा आपको अगर आइडिया दी जाए तो हिस्ट्री में जब हम फोकस करते हैं तो हिस्ट्री में आपकी अधिकतर जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से, और वो भी 1857 के 1947 तक। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से 1947 तक आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राचीन इतिहास में अगर मैं बात करूं
तो 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, इसके अलावा मौर्य वंश, और चौथा हो जाएगा आपका गुप्त वंश। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीसरा आपका मौर्य वंश, और चौथा हो जाएगा आपका गुप्त वंश। थोड़ा सा फोकस आप दक्षिण भारत पे रख सकते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो आप इसमें दिल्ली सल्तनत पे ज्यादा फोकस रखें, प्लस थोड़ा सा आप विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ जाएं। कृष्णदेव राय में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की अगर बात करें तो 22 भाग हैं पॉलिटी में, गणना के आधार पर करें तो 25 बनते हैं, पर मूल भाग जो है वो आज भी 22 है। तो शुरू पहले भाग से लेकर 10वें भाग आपको सब पता होना चाहिए। पहले भाग में भारत के राज्य संघ शासित प्रदेश, दूसरे में आपको नागरिकता की जानकारी, तीसरे में मौलिक अधिकार। ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये पढ़ जाओ भाग। चौथा डीपीएसपी पढ़ के जाना, मौलिक कर्तव्य पढ़ के जाना। 5वां भाग आपको पढ़ना है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आएगा। छठे भाग में आपकी जो हो जाएगी राज्य की चीजें, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आ जाएगा। तो शुरू के आपको 10 भाग तो पढ़ के जाने हैं, उनके सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। फिर आप क्या है, संवैधानिक संस्था पढ़ जाना, जैसे चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गई, ये सब चीजें, वित्त आयोग हो गया। प्लस आर्टिकल आपको जो अहम आर्टिकल है, सारे 395 आर्टिकल याद नहीं करने, पर फर्स्ट आर्टिकल से लेके आपको 65 आर्टिकल तक, ये तक तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि इनमें से कहीं से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। अमेंडमेंट, कुछ जो अहम संविधान संशोधन हुए हैं वो भी आप लोगों को इसमें पॉलिटी में पढ़ने चाहिए। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आप इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस रख सकते हैं। साइंस को जब हम देखते हैं तो साइंस में से भी आपके ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से बनते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक एक क्वेश्चन आगे आ गया, ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से और बायोलॉजी में भी आपको सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो जो 7 से 8 9 जो भी आपके तंत्र होते हैं वो आप पढ़ के जाएं। बीमारियों में से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कौन सी बीमारी का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया की बीमारी है, विषाणु की बीमारी है, या फफूंद से होने वाली बीमारी है। प्लस आपके कुछ विटामिन भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे से आपको क्वेश्चन से अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया था कि आप किस प्रकार अपने शेड्यूल को बांट सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मॉक टेस्ट का, रिवीजन की बहुत ज़्यादा ही अहमियत है। अब जो आपका समय बचा हुआ है उसमें आप जल्दी जल्दी जो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं एक इवेंट और करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोगों को पढ़ के जाने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में से। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ये आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है जो आपका सामने लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये चीज़ कम पड़ रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ ज़्यादा है, तो आप मैथ्स में समय बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा है कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाया हूँ तो उसको 2 घंटे से आप 1.5 घंटे भी रख सकते हैं। रीजनिंग आपकी कवर हो गई है तो आप उसे 2 घंटे से 1 घंटे कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो उस हिसाब से आप अपने समय को यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, एसएससी की आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तो आपको जीके जीएस की जरूरत पड़ेगी ही। तो जो आज हमारे कुमार गौरव सर का बर्थडे है और अपने बर्थडे के दिन वो आप सब लोगों के लिए कुछ खास लेके आ रहे हैं। वो प्रत्येक बर्थडे पे स्टूडेंटों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और इस बार भी वो क्या ला रहे हैं, जीके जीएस के लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर जो आपके एसएससी सीजीएल में भी काम आएंगे। जनवरी से लेकर जून तक का जो आपका करंट अफेयर है वो सारा का सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। प्लस जीके और जीएस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो वो भी चीज़ आपकी कवर रहेगी। और ये 7 घंटे की क्लास है और ये क्लास में आप जुड़ सकते हैं आज 18 जुलाई को रात को 8 बजे उत्कर्ष क्लासेस का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज साथ में आप अपने प्रिय कुमार गौरव सर को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और आप अपनी बर्थडे विशेष उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इवेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही आप लोगों से और सारी इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।